बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री, बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम नॉन मेटल्स की तबई और कीमियाई खसूसियात को तफसीलन समझेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। नॉन मेटल्स की तबई खसूसियात। तबई खसूसियात पढ़ने से पहले नॉन मेटल्स के हवाले से हमें एक दो बातें पता होनी चाहिए, फिर तबई खसूसियात की तरफ आते हैं। नॉन मेटल्स की खसूसियात नॉन मेटल्स की खसूसियात नॉन मेटल्स के ग्रुप में बतदरीज लेकिन मुनफरिद तौर पर या तरीके से तब्दील होती हैं। पहली बात कि जब हम नॉन मेटल्स की खसूसियात की बात करते हैं तो नॉन मेटालिक ग्रुप्स जो हैं जिनके अंदर नॉन मेटल्स पाई जाती हैं, उन ग्रुप्स के अंदर नॉन मेटल की खसूसियात में तब्दीली तो बतदरीज ही आती है, लेकिन बड़ी मुनफरिद तरीके से आती है। बड़ी ख़ास और अहम तरीके से वो बतदरीज तब्दीली आती है नॉन मेटल्स की खसूसियात के अंदर जब हम नॉन मेटालिक ग्रुप्स को देख रहे होते हैं। दूसरे नंबर पर जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स मादे की तीनों हालतों में पाई जाती हैं। नॉन मेटल्स ठोस हालत के अंदर भी पाई जाती हैं, ये माया हालत के अंदर भी पाई जाती हैं और गैस की हालत में भी पाई जाती हैं। तो मादे की तीनों हालतों के अंदर नॉन मेटल्स मौजूद होती हैं। तीसरे नंबर पर ग्रुप के ऊपरी हिस्से में या नॉन मेटल्स के ग्रुप के ऊपरी हिस्से में पाई जाने वाली नॉन मेटल्स गैसेस जबकि बकिया माया और ठोस होती हैं। तीन बातें हमने की हैं। पहले नंबर पर हमने कहा कि नॉन मेटल्स की जो खसूसियात हैं वो बतदरीज उनमें तब्दीली आती है, लेकिन वो तब्दीली बड़ी मुनफरिद किस्म की होती है। हमने कहा कि नॉन मेटल्स मादे की तीनों हालतों के अंदर पाए जाते हैं, ठोस में भी, माया में भी और गैस के अंदर भी। और तीसरे नंबर पर हमने कहा कि नॉन मेटल्स के ग्रुप में जब हम देखते हैं नॉन मेटल्स को, तो ऊपर वाली जो नॉन मेटल हैं ग्रुप की, वो गैस हालत के अंदर पाई जाती हैं, जबकि जो बकियाँ हैं, जो नीचे आने वाली एक ही ग्रुप की जो नीचे आने वाली नॉन मेटल होंगी, जो दरमियान में एंड आखिर पे मौजूद नॉन मेटल होंगी, वो माया और ठोस हालत के अंदर होगी। इन तीन बातों को ज़रा मद्देनज़र रखें। अब हम आते हैं नॉन मेटल्स की तबई खसूसियात की तरफ। तबई खसूसियात कौन कौन सी अहम तबई खसूसियात नॉन मेटल्स ज़ाहिर करती हैं। पहले नंबर पर हम बात करते हैं सख्तपन की। जो ठोस नॉन मेटल्स होती हैं, ठोस हालत में जो पाई जाती हैं, ठोस नॉन मेटल्स सख्त लेकिन नाजुक होती हैं, इसलिए इन्हें आसानी से
तोड़ा जा सकता है। जैसे एक खुश्क पत्ता है, खुश्क पत्ता, सूखा हुआ पत्ता, वो बड़ा ही सख्त होता है। सख्त मतलब उसके अंदर लचक नहीं होती। यहाँ पर सख्त से मुराद है कि लचक नहीं होती। नाजुक से मुराद ये है कि जिस चीज़ के अंदर लचक नहीं है ना, वो सीधा टूटेगी। अगर आप उस चीज़ के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो प्रेशर लगाने पर वो उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। जब उसकी ताकत से ज़्यादा प्रेशर लगाया जाए तो वो अपनी शक्ल को तब्दील करने के बजाय टूट जाती हैं, तोड़ फोड़ का शिकार हो जाती हैं। तो मैंने कहा कि जो ठोस नॉन मेटल्स होंगी उनके अंदर ये खासियत देखी जाती है कि वो सख्त तो होती हैं लेकिन नाजुक होती हैं, मतलब आसानी से इनको तोड़ा जा सकता। खुश्क पत्ता अगर हम उसको ज़ोर लगाते हैं तो वो ज़ोर लगाने पर किसी किस्म की लचक ज़ाहिर नहीं करता, वो सीधा टूटता ही है। तो मतलब सख्त भी है और नाजुक भी है। नाजुक इस अंदाज में है कि प्रेशर लगाए जाने पर वो किस में जाएगा, अपनी शक्ल को तब्दील नहीं करेगा बल्कि शक्ल को ख़त्म कर देगा, टूट जाएगा, तोड़ फोड़ का शिकार हो जाएगा। तो सख्तपन के लिहाज से ठोस नॉन मेटल्स की बात हमने की है कि ये सख्त होती हैं लेकिन नाजुक हैं, इनको आसानी से तोड़ा जा सकता है। दूसरे नंबर पर नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर की बात करते हैं। नॉन मेटल्स सवाए ग्रेफाइट के हरारत और बिजली की नॉन कंडक्टर हैं। नॉन कंडक्टर से मुराद के अच्छी कंडक्टर नहीं होती। नॉन मेटल्स में से हरारत या बिजली दोनों नहीं गुजारे जा सकते, नहीं गुजर सकते। सारी नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर होती हैं सवाए एक के, जिसका नाम क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रेफाइट। ये कार्बन की एक एलोट्रोपिक शक्ल है। जब हम ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, इसकी साख्त देखते हैं तो कार्बन तहों की शक्ल में मौजूद होता है। उन तहों के दरमियान में कुछ खाली जगह होती हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और उन फ्री इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी बिजली को और हरारत को कंडक्ट करने का बायस बनती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका देती है। तो हम कह सकते हैं कि ग्रेफाइट अपनी साख्त के लिहाज से कंडक्टिविटी का अमल ज़ाहिर कर देता है, दिखा देता है। इसमें कंडक्शन हो जाती है, ये कंडक्टर है। जबकि बाकी नॉन मेटल्स जो होंगी उनकी साख्त इस तरह की नहीं होती, लिहाजा उनमें से हरारत और बिजली नहीं गुजर पाती और वो नॉन कंडक्टर कहलाती हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं नॉन मेटल्स की चमक की बात करूं तो नॉन मेटल्स धातुओं की तरह चमकदार नहीं होती सिवाय आयोडीन के। आयोडीन की चमक धात जैसी होती है। आयोडीन की चमक धात जैसी है। जितनी भी नॉन मेटल हैं वो चमक नहीं रखती, उनकी सतह जो है वो चमकदार नहीं होती। सिर्फ आयोडीन की चमक धातुओं की जैसी होती है। बाकी सारी नॉन मेटल्स जो होती हैं वो चमकदार नहीं होती, उनकी सतह चमकदार नहीं होती। चौथे नंबर पर नरम। ये भी नॉन मेटल्स की एक खासियत है कि नॉन मेटल्स नरम होती हैं सिवाय डायमंड के।
जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो नरम होती हैं, लेकिन डायमंड इसका जो इसके ये भी कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। डायमंड बनाने के लिए कार्बन जब खुद को तरतीब देता है तो उस तरतीब को हम टेट्राहेड्रल तरतीब के नाम से जानते हैं, और उसमें कार्बन एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन का जो जाविया होता है बॉन्ड के दरमियान का, जिसको बॉन्ड एंगल के नाम से जाना जाता है, वो 109.5 डिग्री बनता है, और इस तरह से कार्बन अरेंज करके टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है डायमंड की। और ये डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो साख्त है, वो मैक्रो मालिक्यूल की शक्ल में पाई जाती है। लिहाजा तमाम नॉन मेटल में से जो डायमंड है वो सख्त है, जबकि बाकी नॉन मेटल जो हैं वो नरम होती हैं। अगर हम नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल की निस्बत कम होते हैं। हम लिखेंगे कि नॉन मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं मां सिवाय किनके अलावा, मां सिवाय ग्रेफाइट, डायमंड और सिलिकॉन। असल में ये तीन तरह की जो नॉन मेटल्स हैं, ये असल में मैक्रो मॉलिक्यूल, एक बहुत बड़ा एलिमेंट्स के जुड़ने से बनने वाला मॉलिक्यूल का बहुत बड़ा नेटवर्क रखती हैं, जिसकी शक्ल में इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, बॉन्ड्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, स्ट्रक्चर बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, साख्त बहुत बड़ी होती है जिसको तोड़ना मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। लिहाजा इन नॉन मेटल्स के साख्त की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के अमूमी तौर पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की डेंसिटी की, तो नॉन मेटल्स की डेंसिटी मेटल की निस्बत क्या होती है, कम। नॉन मेटल्स की डेंसिटी, इनकी डेंसिटी भी कम होती है। ये थी नॉन मेटल की कुछ अहम तबाई खसूसियात। अब ज़रा नॉन मेटल की हम बात करते हैं कीमियाई खसूसियात की, कि जब रिएक्शन के अंदर ये हिस्सा लेती हैं तो फिर किस तरह से इनके अंदर तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं नॉन मेटल्स में। तो नॉन मेटल्स की कीमियाई खसूसियात, पहले नंबर पे नॉन मेटल्स के जो वैलेंस शेल होते हैं, चूँकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद काफ़ी होती है, चंद एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, लिहाजा अपनी उस कमी को पूरा करने के लिए अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को हासिल करके ये नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो अपने वैलेंस शेल में नॉन मेटल्स में वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन चंद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, जिसको पूरा करने के लिए नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन हासिल करने का रुझान रखती हैं। ये पहली बात। मतलब जब भी कोई एलिमेंट रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेता है तो रिएक्शन के अंदर हिस्सा असल में उसकी खसूसियात
हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से समझ सकते हैं। तो नॉन मेटल्स के जो वैलेंस शेल होती हैं उनमें सिर्फ चंद इलेक्ट्रॉन्स की ही कमी चुकी होती है। तो लिहाजा आपने बाब नंबर 4 के अंदर पढ़ा हुआ है कि जब भी एक एटम दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने लगता है तो बॉन्ड बनाने के लिए वो अपने वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद को मलहूज़े खातर रखता है। अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से कम होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को खारिज करके बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखेगा, जबकि इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर 4 से ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करके बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखेगा। तो नॉन मेटल्स के अंदर ज़्यादातर नॉन मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद वैलेंस शेल में 4 से ज़्यादा होती है। लिहाजा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन हासिल करने का रुझान रखती हैं और ये आसानी से फिर रिएक्शन के अंदर भी हिस्सा ले सकती हैं। जो जितनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेगी वो उतनी ही रिएक्टिव होगी, उतनी ही जल्दी रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगी। तो ये हमने पहली बात की है कि इनकी वैलेंस शेल की कन्फिगरेशन किस तरह की है, चंद इलेक्ट्रॉन्स की कमी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती हैं। दूसरे नंबर पर दो तरह के कंपाउंड बनाती हैं जो नॉन मेटल्स होती हैं, आयनिक कंपाउंड भी बनाती हैं, कोवलेंट कंपाउंड भी बनाती हैं। अब आयनिक कंपाउंड कब बनाती हैं और कोवलेंट कंपाउंड कब बनाती हैं, देखते हैं कि नॉन मेटल्स जब मेटल्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो आयनिक कंपाउंड बनाती हैं। जबकि नॉन मेटल्स जब दूसरी नॉन मेटल से रिएक्ट करती हैं तो कोवलेंट कंपाउंड बनाती हैं। दो बातें हमने यहाँ पे की हैं। पहले नंबर पर ये कि नॉन मेटल जब रिएक्शन करती है किसी मेटल के साथ तो नॉन मेटल और मेटल के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं उनकी फितरत किस तरह की होती है, आयोनिक। जैसे हैलोजन नॉन मेटल है, ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट हैं वो मेटल हैं। तो क्लोरीन ग्रुप 1 में से सोडियम के साथ जब रिएक्शन करती है तो सोडियम क्लोराइड बनती है जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है। इसी तरह से बाकी नॉन मेटल भी जब मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं तो बनने वाले कंपाउंड की फितरत किस तरह की होती है, आयनिक होती है, जिसकी एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल है सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। और क्लोरीन और सोडियम के मिलने से बना है, क्लोरीन नॉन मेटल है जबकि सोडियम एक मेटल है। दूसरे नंबर पर नॉन मेटल्स जब दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेंगी, मतलब एक नॉन मेटल जब दूसरी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगी, नॉन मेटल रिएक्शन होगा, तो इसके नतीजे में जो कंपाउंड बनेगा उसकी फितरत किस तरह की होगी, वो कोवलेंट कंपाउंड होगा। जैसे आप कुछ कंपाउंड्स पढ़ते हैं NO2 या आप पढ़ते हैं SO2 या आप पढ़ते हैं CO2, तो ये सारी की सारी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन के नतीजे में बनने वाले कंपाउंड हैं जिनकी नेचर किस तरह की होती है, कोवलेंट होती है। खैर, तीसरे नंबर पर चलते हैं। नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती। नॉन मेटल्स पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। और चौथे नंबर पर है नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती। क्या रीज़न है कि पानी के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रही, डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रही? क्योंकि असल रीज़न क्या है, क्योंकि नॉन मेटल्स खुद
इलेक्ट्रॉन्स हासिल करने का रुझान रखती हैं, जबकि डाइल्यूट एसिड उनकी भी खासियत कुछ इलेक्ट्रॉन हासिल करने की तरह की ही होती है और पानी भी मुख्तलिफ रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन हासिल करने की सलाहियत रखता है। तो इस वजह से चूँकि नॉन मेटल की भी यही खासियत है, तो एक ही खासियत वाले एलिमेंट फिर आपस में रिएक्शन अच्छी तरह से नहीं कर सकते। हाँ, अगर एक एलिमेंट की खासियत इलेक्ट्रॉन देना हो, दूसरे की इलेक्ट्रॉन लेना हो, तो उनके दरमियान में रिएक्शन ज़्यादा आसानी के साथ होगा। नॉन मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ या पानी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि नॉन मेटल्स खुद क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का रुझान रखती हैं, इलेक्ट्रॉन देने का रुझान नहीं रखती। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने नॉन मेटल्स की तबई खसूसियात को तफसीलन समझा। तबई खसूसियात जो ज़ाहरी जसामत से मुतल्लिक होती हैं, जिनको देखने के लिए, मुशाहदा करने के लिए किसी रिएक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और दूसरे नंबर पर आपने नॉन मेटल्स की कीमियाई खसूसियात को बड़ी तफसील के साथ समझा यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।